हाय गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में मायोकार्डियल इन्फेक्शन है डिजीज कंडीशन। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है इसको हार्ट अटैक भी कहा जाता है। तो फर्स्ट हम इसके बारे में इसके डिफिनीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ डिफाइंड एज डेथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ हार्ट मसल विच फॉलो द इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई। ये बताया गया है कि यहाँ पर इंटरप्शन, तो इंटरप्शन वर्ड आया है, तो इंटरप्शन का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हार्ट मसल के किसी भी सेगमेंट के डेथ हो जाता है, विच क्यों डेथ हो जाता है, विच फॉलो द इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई, क्योंकि इसके ब्लड सप्लाई में रुकावटें आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में भी इनको बताया गया है, when in myocardium layer of the heart blood supply coronary artery branch is interrupted or stopped, then oxygen supply also stop in any area in heart. After absence of oxygen, necrosis happens there. तो यहाँ पर बताया गया है कि जब हार्ट के मायोकार्डियल लेयर में ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी ब्रांच में स्टॉप हो जाती है तो ऑक्सीजन का सप्लाई भी उस एरिया में, हार्ट के उस एरिया में स्टॉप हो जाता है। आफ्टर द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नेक्रोसिस हैपन्स देयर। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि वहाँ पर टिश्यू या सेल जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं, तो ये नेक्रोसिस हो जाता है। इट इज कार्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन या मायोकार्डियल डेथ। तो इसलिए इसे कहा जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन या मायोकार्डियल डेथ कहा जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब यही होता है कि वहाँ पर मायोकार्डियल लेयर में वो नेक्रोसिस हो जाना या टिश्यू का डेड हो जाना ही मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पर जो है इस पिक्चर में दिखाया गया मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में दिखाया गया है कि ब्लॉक्ड आर्टरी, यहाँ पर आर्टरी जो है ब्लॉक हो गया, यहाँ पर ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर फैट का एक्यूमुलेशन या एम्बोलिज्म हो जाता है या ब्लड क्लॉट हो जाते हैं। इस कारण की वजह से यहाँ पर ब्लॉकेज होते हैं। ब्लॉकेज होने की वजह से प्रॉपर हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं काजेज, कौन कौन से कॉज हो सकते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के। तो एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, तो यहाँ पर थ्रोम्बोसिस का मतलब हो गया कि ब्लड का क्लॉट होना। About 90% केसेज ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर ड्यू टू सीवियर कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो लगभग 90% लोग जो होते हैं ये एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के कारण ही मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। फिर सेकंड है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब हो गया हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, आर्टरी का हार्ड हो जाना। अदर फैक्टर्स भी इसमें होते हैं, जैसे कि द सडन कॉन्स्ट्रिक्शन वैसोस्पासम ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। तो सडनली क्या होता है कि हमारा कोरोनरी आर्टरी जो है वैसोस्पास हो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं आगे फ्लो हो पाता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। फिर CA कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज। कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज का मतलब हो गया किसी भी अननोन फैक्टर की वजह से वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना कोरोनरी आर्टरी में। फिर हमारा है इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस कोई डिजीज जो इन्फेक्शन होने की वजह से हो जाता है। फिर हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब हो गया हाइपो मतलब कम, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन। तो ब्लड टिश्यू, हमारे बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना ही हाइपोक्सिया होता है। स्मोकिंग की वजह से हो जाता है। फिर इंक्रीज फैटी डाइट इंटेक, फैटी डाइट हम ज़्यादा लेते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज, हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो इरेगुलेट हो जाता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन सिम्टम्स। तो साइन सिम्टम को यहाँ पर दिखाया गया है पल्स के अकॉर्डिंग। पल्स में P का मतलब हो गया परसिस्टेंट चेस्ट पेन या पाल्पेशन, यहाँ पर चेस्ट पेन भी होता है और यहाँ पर हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाता है। यू से अपसेट स्टमक, या अपसेट स्टमक मतलब वहाँ पर स्टमक में इरिटेशन भी होने लगता है। फिर है L का मतलब हो गया लाइट हेडेक, यहाँ लाइटली हमको हेडेक भी होता है। S का मतलब हो गया SOB, SOB का मतलब हो गया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, कि यहाँ पर हमको ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होने लगता है। E का मतलब हो गया एक्सेसिव स्वेटिंग, यहाँ पर क्या होता है एक्सेसिव स्वेटिंग भी होने लगता है, पसीना भी ज़्यादा होने लगता है मुझे।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सीवियर चेस्ट पेन होता है, कोल्ड काम स्किन होता है, हमको चेस्ट पेन होने के साथ में हमारा स्किन जो है कोल्ड रहेगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। टैकीकार्डिया का मतलब हार्ट बीट हमारा जो है नॉर्मल से इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। पाल्पिटेशन मतलब हार्ट बीट भी हमारा बढ़ जाता है। नोजिया और नोजिया ओमिटिंग मतलब हमको नोजिया का मतलब हो गया कि हमको ओमिटिंग जैसा फील होना, मतली आना, और ओमिटिंग का मतलब ओमिटिंग हो जाना। फीलिंग ऑफ इनडाइजेशन, हमको कोई भी हम खाना मतलब कुछ भी खाते पीते हैं तो उनमें उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, फीलिंग ऑफ इनडाइजेशन। फिर डाइफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग। डाइफोरेसिस का मतलब हो गया कि एक्सेसिव स्वेटिंग होना, हाइपरटेंशन होना, बीपी का बढ़ जाना। डिसओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशन का मतलब हो गया हमको कन्फ्यूजन होना। फिर डिसिप्निया, डिसिप्निया का मतलब हो जाए डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग या अब्सेंट इन ब्रीथिंग हो जाते हैं इसमें। फिर डिसिप्निया का मतलब वही डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग ही होगा। और एनएग्जाइटी मतलब हम टेंशन लेते हैं, चिंता होता है मुझे। एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग यहाँ पर होता है। फिर हम देखते हैं कंटिन्यू और भी है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आगे भी दिए गए हैं कि इसमें दिखाया गया कि सीवियरिटी मोर देन एंजाइना पेक्टोरिस। जितना हमको एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब हो गया चेस्ट पेन जो होता है बहुत ज़्यादा, मुझे सीवियर चेस्ट पेन होना ही हमारा ये सीवियरिटी में आ जाएगा। रेडिएशन, पेन हमारा सीवियरिटी हो गया। फिर रेडिएशन, पेन रेडिएटिंग टू नोज, जा, सोल्जर, फोर आर्म्स, फोर्थ फिफ्थ फिंगर्स। तो बताया गया है कि पेन हमको जो होगा हमारे नोज में होगा, नाक में होगा, जा मतलब जबड़े में होगा, सोल्जर में कंधे में होगा, फोर आर्म्स में हमारे होंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर्स में भी होगा, फोर्थ और फिफ्थ हमारे फिंगर्स में भी होंगे। फिर हम इसके बताएंगे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन एक कब तक रहता है, मोर देन 15 मिनट्स एंड नॉट रिलीव्ड बाय द नाइट्रोग्लिसरीन। ये 15 मिनट से ज़्यादा भी रहता है और ये नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीव नहीं होगा। फिर आगे भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें दिया गया है कि मोस्ट कॉमन एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स ड्यू टू थ्रोम्बस इन लेफ्ट आर्म। तो मोस्ट कॉमन पाया जाता है कि मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर वॉल में ब्लड क्लॉट होने की वजह से, लेफ्ट आर्म में ब्लड क्लॉट होने की वजह से कॉमनली पाया जाता है। फिर दूसरा हमारा पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हार्ट ड्यू टू ब्लॉकेज इन राइट कोरोनरी आर्टरी। पोस्टीरियर मतलब हार्ट के पोस्टीरियर वॉल में, हार्ट के पोस्टीरियर वॉल में ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। कैसे होता है, क्योंकि वहाँ पर राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाते हैं, इसकी वजह से राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाते हैं इसकी वजह से। फिर हमारा है इन्फीरियर वॉल ऑफ हार्ट ड्यू टू राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। और राइट कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज होने की वजह से जो हार्ट का इन्फीरियर वॉल है वहाँ पर भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब यही हो गया कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैसे होता है, कैसे फैलता है। ड्यू टू आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कोरोनरी थ्रोम्बस। तो ये हो गया कि मतलब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब हो गया कि ये आर्टरी का हार्डनेस होना, एंड कोरोनरी में क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट हो जाने की वजह से प्रोड्यूस इस्कीमिया इन मायोकार्डियम। तो ये जब ब्लॉकेज हो जाएंगे और हार्डनिंग हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि मायोकार्डियम लेयर में, हार्ट के मायोकार्डियल लेयर में वहाँ पर ब्लड सप्लाई, इस्कीमिया का मतलब ये होगा कि ब्लड सप्लाई का रिड्यूस हो जाना, वहाँ पर ब्लड सप्लाई वहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे। फिर प्रोड्यूस टिश्यू नेक्रोसिस, जहाँ पर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएंगे या ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो वहाँ के टिश्यू जो है वो डेड होने लगेंगे। तो डेड होने लगेंगे अल्टीमेटली मतलब अंततः अंत में क्या देखा गया है, रिड्यूस कंडक्टिविटी, मतलब वहाँ पर जो ब्लड का सप्लाई होगा वो क्या होगा, वो कंप्लीट रूप से रिड्यूस हो जाएगा। फिर डिक्रीज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और जो हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा वहाँ पर कंडक्टिविटी नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा कि वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, इनेबल रहेगा ब्लड को पंप करने में लिए। ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी हमारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ही देखते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट को हो गया है। फर्स्ट नंबर इकोकार्डियोग्राफी हम करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, और फिर बाई ईसीजी
ईसीजी मतलब इकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी दोनों डिफरेंट है। इकोकार्डियोग्राफी में यहाँ पर इलेक्ट्रोड को यूज करके यहाँ पर हार्ट इम्पल्सेज को मेजर करते हैं, और यहाँ पर इकोकार्डियोग्राफी में क्या होगा कि यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड करके हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि इकोकार्डियोग्राफी में हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, हार्ट बीट कैसा है। लैब फाइंडिंग इलिवेटेड, यहाँ पर लैब फाइंडिंग में हम देखते हैं इलिवेटेड सीके का मतलब हो गया क्रिएटिनिन काइनेज, ये विथिन 3 to 6 आवर, मतलब 3 से 6 आवर्स के अंतर्गत हम क्रिएटिनिन काइनेज का काइनेज की इलिवेटेड हुआ है कि नहीं इसके लेवल को हम चेक करेंगे। AST एस्पायरेट एमिनो ट्रांसफरेज, ये भी क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, अमीन ग्रुप को ट्रांसलेट करते हैं। LDH कहता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इन 12 to 24 आवर्स ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का वर्क होता है कि ये हाइड्रोजन को इलिमिनेट करता है, और 12 से 24 घंटे के अंदर में इसका लेवल को हम एसेस करेंगे। ESR इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR अधिकतर हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें देखा जाता है। फिर PET पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी भी हम यहाँ पर कराते हैं। MRI ये मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है कि MRI में जैसे CT स्कैन होता है तो कंप्यूटर स्कैन होता है, स्कैन कंप्यूटर CT स्कैन में कंप्यूटेड टोपोग्राफी होता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक रिजोनेंस क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड का इसमें अरेंजमेंट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ही इंटरनल ऑर्गन का फोटोग्राफी होता है, तो इसीलिए MRI यहाँ पर बोलते हैं इसको। फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी इट शोज द CAD, हम CAD पहले पढ़ चुके हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो इसमें बताया गया है कि कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी, एंजियो का मतलब हो गया ब्लड वेसल, ग्राफी का मतलब हो गया कि हम उसका पिक्चर लेते हैं, तो हम ब्लड वेसल का पिक्चर लेंगे और एसेस करेंगे कि CAD शो कर रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद हम कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन में है कि पल्मोनरी पल्मोनरी मतलब लंग्स में किसी तरह का कोई एम्बोलिज्म तो नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, हार्ट फेलियर होने के यहाँ पर चांस रहते हैं, हार्ट फेल तो नहीं हो रहा है। फिर पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस ये दिखाया गया। तो हार्ट के कितने लेयर होते हैं, हार्ट 3 लेयर से मिलकर बने होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तो इन सभी में इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से यहाँ पर इनको पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस बोला गया। आइटिस वर्ड जो होता है वो इन्फ्लामेशन को शो करता है, इंडिकेट करता है। शॉक का मतलब हो गया कि ब्लड सप्लाई वहाँ पर ना होना, वो शॉक हो जाएगा। डिसरिथमिया मतलब यहाँ पर इरेगुलर हार्ट बीट हो जाता है, वहाँ पर डिसरिथमिया हो जाता है, ये एक सब कॉम्प्लिकेशन हो गए। फिर हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, कौन कौन से मेडिकल मैनेजमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। पेन, यहाँ पर ड्रग्स ऑफ चॉइस मतलब पेन मैनेजमेंट बाय मॉर्फिन, तो यहाँ पर हम मॉर्फिन देंगे, मॉर्फिन सल्फेट देंगे 5 से 10 mg, क्योंकि ये पेन को रिड्यूस करता है, एनाल्जेसिक मेडिसिन है। वैसोडाइलेटर जो होते हैं इसमें नाइट्रेट्स आ जाते हैं, बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं, ये सब जो है वैसोडाइलेटर, क्योंकि ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं। एनेक्सियोलिटिक ड्रग्स को एंटी एनेक्जाइटी ड्रग भी बोलते हैं, जिसमें बेंजोडाइजापाइंस ग्रुप के जितने मेडिसिन होते हैं सब आ जाते हैं। एंटीकोगुलेंट्स ड्रग होते हैं कि जो ब्लड को क्लॉट होने में प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते हैं, जैसे हिपैरिन होता है। फिर थ्रोम्बोलिटिक ऐसे ड्रग होते हैं कि ब्लड जब क्लॉट हो जाता है तो उसको ब्लड क्लॉट को हटाते हैं, ब्लड क्लॉट को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ये हो गया स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज, ये 2 मेडिसिन होते हैं कि जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो उसका ब्रेक डाउन करने के लिए हम थ्रोम्बोलिटिक ड्रग देते हैं। फिर एंटी डिसरिथमिक, ये कैसे से हमारा इरेगुलर हार्ट बीट हो जाता है तो उसमें हम एंटी डिसरिथमिक मेडिसिन देते हैं, जैसे लिग्नोकेन और जाइलोकेन, ये 2 मेडिसिन ऐसे होते हैं जो एंटी डिसरिथमिक मेडिसिन होते हैं। फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारा है PTCA मतलब परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसमें जैसे है यहाँ पर ये डायग्राम, ये पिक्चर में दिखाया गया है, पिक्चर में जैसे बैलून एंजियोप्लास्टी भी इसको बोलते हैं, PTCA को बैलून एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं, और परकुटेनियस
ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं। परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल, एंजियो का मतलब ब्लड वेसल, प्लास्टी का मतलब हो गया रिपेयरिंग। तो ब्लड वेसल में जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, लूमिनल में जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, उनमें क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। कैसे रिपेयरिंग करते हैं कि ये फर्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं कि एक बैलून टिप्ड कैथेटर को आर्टरी में, हम कोरोनरी आर्टरी में इंसर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ये इंसर्ट किया गया है। अब ये बैलून टिप्ड है, इसके टिप्ड में जो है यहाँ पर ये बैलून है, बैलून लगा हुआ है, लेकिन अभी इसको फुलाया नहीं गया, फ्लैट नहीं किया गया, इन्फ्लेट नहीं किया गया है। दूसरे डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैलून इन्फ्लेटेड विथ स्टेंट, क्योंकि इसमें जो है स्टेंट लगा हो, जो ये जाली लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, जाली इसमें जो दिख रहा है, तार लाइक स्ट्रक्चर जाली दिख रहा है, वो क्या है, हमारा स्टेंट है। तो इसको क्या करते हैं, फिर इन्फ्लेट करते हैं, इसको फुलाया जाता है। फुलाने की वजह से जो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है वो रुक जाता है, और इन जाली के बीच से हो करके ये हमारा ब्लड पास भी हो जाता है। फिर हम एक्सपेंडेड स्टेंट थर्ड में देखते हैं कि ये हमारा वो बैलून टिप वो कैथेटर निकाल लेते हैं, लेकिन इस जाली को हम उसी जगह पे, उसी एरिया में छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन फिर अभी मतलब दोबारा होने का चांस ना रहे। तो कुछ दिनों तक हम इस जाली को ऐसे छोड़े रहते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सपेंड ऐसे रहता है, और ब्लड जो है ईजिली इससे होता हुआ हमारा आगे की ओर बढ़ता रहता है। ये हो गया हमारा PTCA हो गया, इसको बैलून एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं, परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं। ये हो गया। फिर हमारा दूसरा है CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। हम इसको CAD में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर भी हम बता दे रहे हैं कि ये बाईपास सर्जरी इसको भी बोलते हैं। जो CABG रहता है इसको बाईपास सर्जरी भी बोलते हैं। इसमें फर्स्ट में देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हम ग्राफ्टिंग मेथड से वेन ग्राफ्ट करके एक नए सिरे से एक वेन को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे यहाँ से ब्लड ना होकर यहाँ से ब्लड होकर हमारा पास हो जाता है। ये बाईपास सर्जरी हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट जो है डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट कि हम इसमें कौन कौन सा डाइट दे सकते हैं। तो वी शुड एडवाइज टू पेशेंट फॉर द लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, दे इंक्रीजेज एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन हार्ट। तो हम पेशेंट को एडवाइस देते हैं कि वो लो फैट डाइट और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट ले, और ये दे इंक्रीज एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन हार्ट, और वे क्या करें कि मतलब अपने हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर को इंक्रीज कर सकें। फिर यहाँ पर ये हो गया हमारा। फिर हम देखते हैं एडवाइस टू टेक लाइट और फाइबर्स डाइट। हम एडवाइस करेंगे कि लाइट डाइट और फाइबर्स डाइट को लें। एडवाइस अवॉइड कैफीन इंटेक, मतलब कैफीन को इंटेक करने के लिए हमको अवॉइड करना है, जैसे चाय कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, इसको अवॉइड करना है। फिर एडवाइस टू टेक लो सोडियम डाइट। लो सोडियम डाइट को, जैसे नमक वमक ज़्यादा लेते हैं तो नमकीना चीज़ ये सब नहीं खाएंगे, उसमें लो सोडियम डाइट हमको लेना चाहिए। फिर अवॉइड एल्कोहल यूज, एल्कोहल लेते हैं तो उनको भी अवॉइड करना है। फिर हम आगे देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारा असेसमेंट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द चेस्ट पेन फ्रॉम द पेशेंट। हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि पेशेंट को कितना चेस्ट पेन है। फिर अब जो ऑब्जर्व पेशेंट सिम्टम, पेशेंट के सिम्टम को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। फिर टेक ए मेडिकल हिस्ट्री, हम मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि उनको कौन कौन सा मेडिसिन दिया गया है। एसेस एंग्जाइटी लेवल ऑफ पेशेंट, हम एसेस करेंगे कि पेशेंट जो है अपने डिजीज के प्रति कितना वो चिंता करता है, कितना वो सोचता है। फिर एसेस साइड इफेक्ट एंड ड्रग्स, हम एसेस करेंगे कि उसका मतलब डिजीज का साइड इफेक्ट क्या है और ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है। फिर हम देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में हम देखते हैं कि पेन रिलेटेड टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट। तो पेन क्या होगा, हमको पेन क्यों होगा, पेन इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगा हार्ट को, इसीलिए हमको पेन होगा। फिर दूसरा है हमारा एनेक्जाइटी रिलेटेड टू चेस्ट पेन एंड फियर ऑफ डेथ। हम एनेक्जाइटी मतलब चिंता करेंगे, पेशेंट जो है चिंता करेगा चेस्ट पेन और उसके डेथ होने के डर से वो चिंता करेगा, एनेक्जाइटी में रहेगा। फिर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू डिसरिथमियास, मतलब उनका कार्डियक आउटपुट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसका हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर है, डिसरिथमियास है। फिर एक्टिविटी इनटॉलरेंस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, मतलब वो किसी भी काम को अपने इनटॉलरेट करेगा, उसको मतलब करना नहीं चाहेगा। क्यों ना, क्योंकि वो डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग वो करना नहीं चाहता किसी भी चीज़ को। फिर अल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इन्फेक्शन। परफ्यूजन का मतलब ये होगा कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई
प्रॉपर रूप से ना हो पाना। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से ये टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। तो इस तरह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जितने भी पॉइंट्स हैं सब आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं। किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम सब आप सभी से ही उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।